बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली हमारा फिजिक्स का जो है एक पोर्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ये पूरा हो चुका था। तो आज हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म जो है उसमें हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रहा हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट पहले ही भेजा जा चुका है, तो फॉर्मूला चार्ट में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट निकाल लीजिए और जो है फॉर्मूला चार्ट और मेरा जो स्टडी है उसको दोनों को आप आपस में सिंक करते हुए चलें। और ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला चार्ट केवल कॉन्क्रीट एक ब्रीफ स्टडी है, मैं पूरा डिटेल करूँगा, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। सबसे पहली बात यह है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली ई वेक्टर। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली ई वेक्टर, केवल ई वेक्टर पैदा करता है स्टेशनरी चार्ज। जैसे अगर कहीं पर एक चार्ज को रख दिया जाए तो वो चार्ज अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, है ना। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ई वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। बी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड बोथ। आप ध्यान दीजिए, स्टेशनरी चार्ज जो है केवल ई वेक्टर प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ई वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। नंबर 3, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली बी वेक्टर। आप यहां थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली बी वेक्टर। जैसे अगर मान लो एक वायर में करंट बह रहा है तो इस वायर के चारों तरफ ई वेक्टर 0 होगा, मतलब करंट कैरिंग वायर कैन नॉट प्रोड्यूस ई वेक्टर। करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस ओनली बी वेक्टर। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि नेट चार्ज ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर इसको नोट कर लीजिए आप। नेट चार्ज ऑफ एनी करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज 0। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। करंट कैरिंग वायर में कोई चार्ज होता ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर में एवरी मोमेंट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट बह रहा है तो अगर करंट का फ्लो हो रहा है एक साइड से, जब कुछ इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो एग्जैक्टली दूसरी साइड से उतने ही इलेक्ट्रॉन एग्जिट आउट हो जाते हैं। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर में टोटल चार्ज हमेशा 0 रहता है, राइट। क्योंकि हर मोमेंट में जितना चार्ज एंट्री कर रहा होता है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिट भी करता है, तो इसलिए टोटल चार्ज 0। और जब टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ही नहीं सकती। तो आपको यहाँ पर 3 बातें पता लगी। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली ई वेक्टर, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली
बी वेक्टर। एक चौथी बात आपको और बताएंगे, वाइब्रेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्जेस, वाइब्रेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्जेस, वाइब्रेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम आपको पढ़ाएंगे। वाइब्रेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होती हैं, लाइट रेज जो आती हैं, वो किसी न किसी वाइब्रेटिंग या एक्सिलरेटिंग चार्ज के कारण होती हैं। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एलिमेंट एंड बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या है बायो सावर्ट लॉ। एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहले ओरेस्टेड ने यह पता लगाया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आप घर पर चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास में अगर एक सेल हो और एक तार हो, है ना, तो आप जो है कभी ऐसा करें कि सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है एक वायर से कनेक्ट करें, बीच में कुछ ना कुछ आप बल्ब वगैरह ज़रूर रखें, छोटा सा बल्ब रख दें। जैसे एक छोटा सा आपने सेल लिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को एक वायर से क्या किया, कनेक्ट किया, बीच में एक बल्ब रख दिया, मतलब कनेक्शन के अंदर, तो सर्किट में बल्ब आया, बल्ब जला, राइट, वो तो ठीक है जहाँ तक सर्किट में बल्ब जला। अब आप उस वायर के चारों तरफ एक घटना देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये वायर है, अब आपने किसी तरह से इस वायर में कोई करंट फ्लो कर दिया, करंट फ्लो कर दिया, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं इस वायर के चारों तरफ। वायर के चारों तरफ अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, तो ये मैग्नेटिक नीडल जैसे ही आप रखेंगे तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी अपने आप। तो जैसे मान लो वायर है, आपने करंट फ्लो कर दिया, अब वायर के पास आप एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर आप उसको दूसरी जगह रखो मैग्नेटिक नीडल को, तो फिर वो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। फिर आप अलग अलग जगह पे रखो, वायर के चारों तरफ अलग अलग जगह पर आप मैग्नेटिक नीडल रखिए। जब आप मैग्नेटिक नीडल को अलग अलग जगह पर वायर के चारों तरफ रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मैग्नेटिक नीडल जो है वायर के चारों तरफ अपने आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है। फिर से सुनिए मेरी बात, एक वायर में हमने करंट फ्लो किया, वायर के चारों तरफ हमने अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक नीडल रखा। आप ये देखेंगे कि वो मैग्नेटिक नीडल जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अरेंज होती रहेगी। अब अगर आप वो सारे जो डायरेक्शन वाली जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर दें, उनको एक पेंसिल से ज्वाइन कर दें, तो एक सर्कुलर लाइन बन जाएगी। इसके चारों तरफ एक सर्कुलर लाइन बन जाएगी, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब ये है कि चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है। इसी तरह से आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप एक कार्डबोर्ड का डिब्बा लीजिए, कार्डबोर्ड का डिब्बा, इसे आप अपने उसमें भी दिखा सकते हो, प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो, है ना, इलस्ट्रेशन ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक क्या करना है, कागज़ का गत्ता लेना है, गत्ते का टुकड़ा लेना है। अब कार्डबोर्ड का आपने एक टुकड़ा लिया, अब कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर दीजिए, उसमें से एक वायर निकाल दीजिए, स्ट्रेट वायर। अब आपने स्ट्रेट वायर उसमें से निकाल दिया। अब क्या करें, उस वायर को आप एक सेल से जोड़ दीजिए। इसमें ध्यान दीजिए, आप सेल से वायर जोड़ना एकदम डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, बीच में आप एक छोटा सा बैटरी का बल्ब लगा देंगे सर्किट के अंदर, है ना, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सेल का। मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो सेल है वो स्पार्किंग हो जाए, समझ रहे हो। अब आप क्या करेंगे उसके कि उसके चारों तरफ लोहे का बुरादा छिड़क दीजिए। हाँ, आयरन पाउडर मिल जाएगा बाज़ार में, तो आयरन पाउडर आप उस वायर के चारों तरफ छिड़क दीजिए और फिर आप उसमें से करंट फ्लो करिए, और करंट फ्लो करके और आप उस जो कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड उसको थोड़ा सा हिलाइए। जब आप कार्डबोर्ड को हिलाएंगे और वायर में से करंट फ्लो होगा तो आप देखेंगे
कि जो लोहे का बुरादा जो आपने डाला है ना, हाँ, आयरन पाउडर जो आपने डाला है, वो आयरन पाउडर अपने आप ही सर्कुलर लाइंस पे अरेंज हो गया है ऑटोमेटिक। यस, तो ध्यान दीजिए क्या करना कि एक कार्डबोर्ड का आपने टुकड़ा लिया और वहाँ पे लोहे का बुरादा छिड़क दिया। आप देखेंगे कि जब उस वायर में से करंट फ्लो होगा और आप उस कार्डबोर्ड को थोड़ा हिलाएंगे, वाइब्रेट कीजिए कार्डबोर्ड को, है ना, थोड़ा सा कार्डबोर्ड को बजाइए, हिलाइए, तो आप देखेंगे कि वो लोहे का जो पाउडर है वो अपने आप सर्कुलर अरेंजमेंट में आ गया, यानी सर्कल्स बन जाएंगे लोहे के बुरादे के। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो किया जाता है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं, है ना। दिस वाज ऑब्जर्व बाय ओरस्टेड। तो ओरस्टेड का ऑब्जर्वेशन क्या था, है ना, हाँ जी, लिखिए। ओरस्टेड ऑब्जर्व दैट a current carrying wire produces circular magnetic field lines around itself। यस, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं, सर्कल बन जाता है, ठीक है। अब इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो बायो-सवार्ट ने मेजरमेंट का एक फॉर्मूला दिया कि हाउ कैन यू मेजर द सर्कुलर फील्ड लाइंस। तो देखिए मैं बताता हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, तो आप लिखिए यहाँ पे बायो-सवार्ट्स लॉ। अब ये लॉ जो होते हैं ना, बायो-सवार्ट्स लॉ, ये पता है क्या होते हैं लॉ ये होते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कितने, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट एस्टैब्लिश करते हैं, उसे लॉ कहते हैं, है ना। लॉ का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो अब हम बात करेंगे बायो-सवार्ट्स लॉ। तो बायो-सवार्ट्स लॉ क्या है वो देखिए। बायो-सवार्ट्स लॉ स्टेट्स दैट बायो-सवार्ट्स लॉ states that magnetic field induction due to a small element of wire, of current carrying wire, हाँ जी। This law states that magnetic field induction due to a small element of current carrying wire is number one, directly proportional to I यानी current, directly proportional to I current। number two, directly proportional to sin theta। What is theta? Theta is angle between elemental current and position of point where magnetic field is to
फाइंड आउट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके बीच का एंगल है, वो अभी मैं बताता हूं आपको, राइट। तीसरा जो है proportional to dl. dl is what? dl is what? dl is elemental length of current. Elemental length of current. 4 number is inversely proportional to square of distance r. अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर इस सारी कहानी का। तो मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है। अब इस वायर में से करंट बह रहा है ना। तो बेटा आउट ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सेगमेंट dl वेक्टर। ये इस वेक्टर को हमने लिया कि बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है। करंट कैरिंग वायर बहुत बड़ा है, बट वी आर कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर, dl है ना। इस dl का वेक्टर लगाया है मैंने, देखिए ये इस तरह से है। इस एलिमेंटल करंट का सेंटर यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P। दिस पॉइंट P इज आर कंसिडरेशन। इस एंगल को थीटा बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। अब देखिए बायो-सावर्ट लॉ क्या स्टेट करता है। तो बायो-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर इज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे dB वेक्टर, या चलो dB लिख दो, वेक्टर बाद में लिखेंगे। dB इज प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 बात है ना, dB इज प्रोपोर्शनल टू I। इसके अंदर जो करंट बह रहा है वो है dB इज प्रोपोर्शनल टू I। नंबर टू क्या है? देखिए नंबर 2 है dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नंबर 3 क्या है? dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। नंबर 4 क्या है? dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब मैं इन चारों चीजों को मिला के एक साथ लिखूंगा, लिख दूं? तो मैं इन चारों चीजों को मिला के लिख रहा हूं, आप देखना यहां से मैं मिटाऊंगा। तो देखिए बायो-सावर्ट लॉ क्या हुआ। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिए। एक्चुअल में बायो-सावर्ट लॉ क्या हुआ। ध्यान दो, डेल्टा बी या dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। ये आपका बायो-सावर्ट लॉ हो गया। अब इसमें देखिए प्रोपोर्शन को हम हटाएंगे तो देयर विल बी ए कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख रहा हूं dB इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक्चुअली देखिए क्या है कि ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए ना, इसको होने में कई 100 साल लगे, यानी चीज़ें अचानक से नहीं हुई, बहुत समय लगा है। जैसे क्या हुआ, फोर्स का पता आदमी को बहुत पहले लग गया था। तो उसने क्या किया, फोर्स की एक यूनिट बना दी। अब फोर्स की यूनिट हमारे सामने न्यूटन है। इसी तरीके से
इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग से यूनिट बन गई, मैग्नेटिक फील्ड की भी लगभग यूनिट बन चुकी थी बहुत पहले ही, मैग्नेटिज्म का पता लग गया था। बायो-सावर्ट्स लॉ का पता बाद में, बहुत बाद में लगा। अब समस्या क्या हुई आदमी के सामने कि इन सब के यूनिट्स को मैनेज करना, कि किस तरह से वो यूनिट उसी के अंदर उसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ गई। तो इसलिए क्या किया गया कि कुछ कांस्टेंट्स को यूनिटरी एडजस्टमेंट के लिए, यूनिट्स के एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स कर दी गई। वो इसी तरह की एक फिक्सेशन है यहाँ पर। ये जो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया। म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? म्यू नॉट को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान दो, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। आई विल डिस्कस विद अबाउट द यूनिट्स इन डिटेल्स इसी चैप्टर के अंदर, या मतलब इससे आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो म्यू नॉट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। चलिए अब ध्यान दो, ये जो आपका आया है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखिए यहाँ पर है आई dl साइन थीटा। तो मैं थोड़ा सा इसको रीराइट कर रहा हूं इक्वेशन को, आप लोग चेक करेंगे। लुक और हियर, dB इज इक्वल टू, तो dB इज इक्वल टू आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर क्यूब लिखा है मैंने। अब आर क्यूब लिखूंगा तो नेचुरल है, यहाँ पे आर भी लिखूंगा ही। अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आएगा। अब इसका मतलब देखो आप, यहाँ पे मैं dB वेक्टर लिखूंगा आप, तो dB वेक्टर फंडामेंटली क्या हो गया? फंडामेंटली हो गया ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना। और यहां पर आ गया है ये dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखिए लिखने के तरीके हैं अलग अलग, अलग अलग लिखने के तरीके हैं। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, है ना। मैं आपको बता दूं, एक बार इस तरह की चीज एग्जाम में आ गई थी। तो ध्यान दीजिए, dl वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, चेक करो आप। मैं अब इसको कहना चाहता हूं कि इट इज माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस डेल ऑपरेटर ऑफ 1 अपॉन आर। आप चेक करेंगे कि ये कैसे लिख दिया। ध्यान दीजिए, कुछ खास दमदार बात नहीं करी है। फंडामेंटली बायो-सावर्ट्स लॉ तो यही था, है ना। हमने इसको केवल थोड़ा सा अरेंज किया है। ये आपका कांस्टेंट आ गया, ये सब चीजें आपकी आ गई। यहाँ देखिए आप dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किया है और इसके बाद में ये अरेंज किया है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो डायरेक्शन है इसका पता कैसे लगे, इसका पता कैसे लगे। तो वो देखिए हम पता लगा देते हैं, है ना। ये सब आप देखिए, और ये वाली चीज़ कैसे आई है ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि ये मैंने लिख कैसे दिया, है ना। ये वाली बात मैंने कैसे लिख दी यहाँ से, ये आपको विचार करना है। और अगली क्लास में मैं बताऊंगा इसको कि ऐसा क्यों लिख दिया है। थोड़ी देर आप लोग सोचिए, वैसे आपको बताया हुआ है पहले आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, है ना। इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, और डेल ऑपरेटर आपको मैंने बता दिया था, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, बताया था। हाँ, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ये जो था, क्योंकि ये आर क्यूब था, ये आर वेक्टर था, तो इसको आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ मैंने डेल वेक्टर 1 अपॉन आर किया है।
ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर लगा दिया। अब ये आपको देखना है कि ऐसा क्यों कर दिया, राइट। वैसे मैं बता तो दिया ही, मैंने पूरा हिंट दे दिया, अब आप चेक कर ही लेंगे, फिर भी मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा, राइट। या जूम सेशन में बता देंगे। किसे बता देंगे? जूम सेशन में। हाँ चलिए अब आप देखिए, इसके आगे की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डेल्टा बी वेक्टर और बी वेक्टर ड्यू टू अ करंट फ्लो, देखिए डायरेक्शन ऑफ डेल्टा बी वेक्टर और बी वेक्टर ड्यू टू अ करंट फ्लो। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये वायर में से करंट बह रहा है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है। ये बात तो ठीक है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता करें, है? तो मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता देता हूँ, बता दूँ। ये राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए क्या है राइट हैंड थंब रूल, तो आप राइट हैंड थंब रूल पर विचार करें। बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल ये है, अरेंज योर राइट हैंड, अरेंज थंब ऑफ योर राइट हैंड, थंब ऑफ योर राइट हैंड, अरेंज थंब ऑफ योर राइट हैंड in the direction of current, in the direction of current, then the turning fingers, then the turning fingers or nails of turning fingers, or nails of turning fingers will show the direction of circular magnetic field lines, circular magnetic field lines, हाँ जी, right hand thumb rule, arrange thumb of your right hand in the direction of current, then the turning fingers or nails of turning fingers will show the direction of circular magnetic field lines, direction of circular magnetic field lines। हाँ जी, ये आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लो सपोज मेरे पास में एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर इन माय हैंड, मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है। अब इसमें करंट बह रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा मान लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक तार है और इस तार में ऊपर की तरफ करंट बह रहा है। मेरा राइट हैंड यहाँ है, आप लोगों का राइट हैंड आपके पास में है ना? हाँ, सबका राइट हैंड अपने अपने पास में है, आप काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये आपका राइट हैंड, ये पेन है, ये पेन है, मैंने इसको तार मान लिया यार। तो ये आपका राइट हैंड है। अब आप देखो ये आपका थंब है, तो थंब की डायरेक्शन इधर है। अब मैंने क्या किया कि अपने थंब को इधर रखा और ऐसे घुमा दिया। अब ये जो फिंगर्स है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ध्यान दो, अगर करंट इस वायर में नीचे से ऊपर बह रहा है, अगर करंट इस वायर में ऊपर से नीचे की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है, तो ऐसे थंब होगा और लाइनें ऐसे होंगी। अब अगर इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो किधर है? अगर कोई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो इधर है, इधर उस दीवार की तरफ। अच्छा, और अगर कोई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो टुवर्ड्स मी, है ना? हाँ, और अगर कोई इस पॉइंट पर पूछे तो उधर, और कोई इस पॉइंट पर पूछे तो उधर, आपकी तरफ। समझ रहे हो ना आप? ये डायरेक्शन का फंडा है। तो डायरेक्शन का फंडा बड़ा सिंपल है।
कि अगर ये वायर है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना अलग अलग तरह के वायर बना रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एकदम कंफर्म कर दिया कि थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो जो टर्निंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक वायर यहाँ पर है, दिस वायर, प्लीज लुक एट द वायर। ऐसा वायर है मेरे पास। अब ऐसा वायर मेरे पास है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये करंट आउटवर्ड बह रहा है। तो मान लीजिए एक वायर है और वो वायर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, करंट बाहर की तरफ बह रहा है। करंट बाहर की तरफ बह रहा है तो मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू होल्ड द वायर इन सच अ मैनर सो दैट थंब इज इंडिकेटिंग द करंट, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या था? अरेंज द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन टर्निंग फिंगर्स और नेल्स ऑफ द टर्निंग फिंगर्स विल शो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ध्यान दो, आपने ये वायर ऐसे पकड़ लिया। जब ये वायर को ऐसे पकड़ लिया, है ना, ठीक है, करंट किधर बह रहा है? बाहर की तरफ। ये वायर है, प्लीज लुक एट द वायर। ये वायर है। अब आपका करंट इधर बह रहा है तो थंब इधर आ गया। अब आप इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग करंट की डायरेक्शन आएगी। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करंट की डायरेक्शन आएगी। अगर मैंने इसको ऐसे किया और ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पर करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई एम सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दीज ऑल आर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मैं इन सारे डायरेक्शंस को मिला दूं ऐसे, ये यहाँ पर आएगी। सच्ची सच्ची बात यह है, अगर मैं इन सभी डायरेक्शंस को मिला दूं तो एक सर्कुलर लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सर्कुलर लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। ये ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए किसी वायर के अंदर करंट जो है ऐसा है कि करंट इनवर्ट जा रहा है, इधर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो फिर क्या होगा? फिर मैं बताऊं क्या होगा। आपका वायर तो अंदर की तरफ है, अब आपका थंब अंदर की तरफ जाएगा। थंब अंदर की तरफ जाएगा तो ये डायरेक्शन ऐसे होगी। अब आप समझिए कि अगर थंब अंदर की तरफ गया है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी आपका। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी और अलग अलग जगह डायरेक्शन आएगी। यहाँ पर इधर आएगी, इधर आएगी, यहाँ पर इधर आएगी, ऐसा होगा। इसी तरीके से मान लो अगर ये एक वायर है, ये एक वायर है, अगर मान लीजिए ये एक वायर है, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे आएंगी ये हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, है ना। बड़ा आसान सा काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो देखिए मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूँ, कर दूँ? चलो देखो, लुक एट दिस वायर। मैं ट्राई करूँगा इस वायर को यहाँ से पकड़ने की। तो लुक एट दी पॉइंट, दिस थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब ऑफ राइट हैंड इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई विल टेक फिंगर्स इन एंड देन आई विल होल्ड द वायर। मान लो ये वायर बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, मुझे इस वायर को कैच करना है, थंब को ऊपर रखना है, कैच करना है वायर को। तो थंब को ऊपर रखना है, ऐसे वायर को कैच करूँगा तो इसके अंदर छेद करूँगा मैं बोर्ड के अंदर, फिर उधर से निकालूंगा। कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर इनवर्ड आएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। ओके, लुक और ईयर, इधर मैंने थंब इधर किया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। एक्चुअली क्या है, अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे ना, तो आदत ख़राब हो गई है। हाँ, तो थोड़ा सा मेरी आदत ख़राब हो गई है। अभी तक हम वो पढ़ रहे थे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तो बार बार मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है ना। तो आप लोग नाराज़ नहीं होना। ये है, इसके अंदर ऐसे गया और इसमें ऐसे निकल गया, तो ये इनवर्ड आ जाएगा और ये आउटवर्ड आ जाएगा। इसमें क्या होगा,
हाँ, ये इनवर्ड आ जाएगा और ये आउटवर्ड आ जाएगा, इस तरह से होगा ये। करेक्ट। चलिए, ये सब चीज़ें, ये डायरेक्शन वाली बात हो गई। किसकी बात हो गई? डायरेक्शन वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट यानी एक वायर जिसकी साइज क्या होगी? छोटी सी साइज होगी, इनफाइनाइट साइज का वायर नहीं होगा, उसकी बात करेंगे अपन। देखिए, लुक और हियर प्लीज। तो ध्यान दो आप, क्या होने जा रहा है। अगर हाँ, तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसका डेरिवेशन जो है ना, आपकी स्कूल वाले पूछ सकते हैं। ये वाला डेरिवेशन स्कूल में पूछा जा सकता है। इसका डेरिवेशन हम यहां कर रहे हैं, है ना, और एक बार हम इसी को इनफाइनाइट वायर के लिए करेंगे थोड़ी देर बाद में, जब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, जो शायद आज तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट साइज का नहीं है। अब आप देखना, यस प्लीज, इसमें सपोज आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। मान लीजिए इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या है? एक पॉइंट P है। जब स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, अब मैं इस पॉइंट को इससे मिला रहा हूं और इसको इससे मिला रहा हूं। बेटे, मैं ये कह रहा था, इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं अल्फा और इस एंगल का नाम मैं रख देता हूं बीटा। करेक्ट। मैं अगर इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को R मान रहा हूं, इसको अगर मैं 0 डिग्री बोलूं तो इसको मैं प्लस अल्फा बोलूंगा और इसको मैं माइनस अल्फा बोलूंगा, सॉरी माइनस बीटा बोलूंगा। करेक्ट। ये प्लस अल्फा, ये माइनस बीटा। ये आपका वायर है, हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहां से एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं वायर का। ये लो, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसे कहते हैं DL लेंथ। क्या कहते हैं इसे? DL लेंथ कहते हैं। अब ये DL लेंथ जो है, तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूं यहां से और इसको एक बार ज्वाइन कर देता हूं P पॉइंट से। अगर मैं इस एंगल का वैल्यू थीटा रख दूं, तो आप बताइए मुझे कि इस एंगल को अगर मैंने थीटा रखा, या चलो उस एंगल को थीटा रखो, वहां पे थीटा रखो, अगर मैंने इस एंगल को थीटा रखा, तो आप बताइए जरा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। एग्री? अब मैं इस छोटे से वायर के टुकड़े के लिए DB लिख देता हूं वहां पर, बायो-सावर्ट्स लॉ, है ना। तो मैं लिख रहा हूं H पर बायो-सावर्ट लॉ। आप चेक करें, मैं लिखूंगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, है ना। फिर मैं लिखूंगा DL लिख दिया, ओके, इनटू क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा अपॉन ये वाली डिस्टेंस लिखूंगा मैं, दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? ये वाली डिस्टेंस अगर r है तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस? यस प्लीज। इफ दिस डिस्टेंस इज r then what will be value of this distance? ये r है, ये थीटा है, तो what will be value of this distance? I think it is r upon cos theta. Say yes. Is it? Yes, it is r upon cos theta. अब चलिए, जब ये r upon cos theta आ गया तो मैं इसको कह दूंगा कि दिस इज r अपॉन cos थीटा स्क्वायर। से यस, ये आपका dB आ गया, ये आपका dB आ गया। अब मैं इस dB को यहां पे रीराइट कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, मैं उसको रीराइट कर रहा हूं यहां पे। आप लोग देखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट लिख देंगे बिल्कुल, I लिख देंगे बिल्कुल, 4 पाई लिख देंगे एकदम से। dl मैं dl लिख देता हूं, एक बार अभी dl ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो जी, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख देता हूं, और ये r स्क्वायर है, नीचे r स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या लिख देंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। अब आप थोड़ा सा मामले को समझने की कोशिश करें। यहां आपको थोड़ा सा मैं, ये अगर हमने इसको जीरो लिखा, इसको हमने क्या लिखा? dl लिखा। बेटे अगर यहां से ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इस एलिमेंट का सेंटर पॉइंट, यहां से मैं अगर l डिस्टेंस का मान लूं, l डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम अगर l मान लेवें, l, तो ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को मैं यहां पर बना देता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये चीज अगर मैं l मान लूं, l, सभी बच्चे ध्यान देवें, ये r है, ये l है, और अगर ये एंगल थीटा है तो पता है मैं क्या बोलूंगा? अगर ये l है और ये r है, ये एंगल थीटा है, तो मैं बोलूंगा टेन थीटा बराबर क्या? l अपॉन r। राइट, बिल्कुल, टेन थीटा बराबर l अपॉन r, ऐसा मैं बोलूंगा। तो बेटा l बराबर क्या आ जाएगा अगर हमने ऐसा बोला तो l बराबर आ जाएगा r टेन थीटा, करेक्ट। अब मैं dl अपॉन डी थीटा कर देता हूं, dl अपॉन डी थीटा। व्हाट विल बी dl अपॉन डी थीटा? r, टेन को लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, dl अपॉन डी थीटा। आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस l विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये r सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा dl। तो मैं dl को क्या लिख दूंगा? dl को लिख दूंगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। प्लीज चेक करिए आप। तो मैं dl की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, आप ईमानदारी से चेक करेंगे। dB इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। dl को मैं कह रहा हूं r सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने dl को बोला है। cos थीटा तो cos थीटा है ही, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर r स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं cos थीटा को cos सेक स्क्वायर थीटा से नमस्ते कर देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कैंसल। अब चेक करो आप dB कितना आया? dB आया है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos थीटा, यहां पर d थीटा भी आएगा, सॉरी, तो यहां पर एक r आ जाएगा और यहां आ जाएगा cos थीटा d थीटा। यस प्लीज। अब आपको b चाहिए तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dB, तो मैं इसको लिखूंगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और अंदर इंटीग्रेशन में आ जाएगा cos थीटा d थीटा। लिमिट क्या आएगी? माइनस बीटा से प्लस एल्फा तक, ये लिमिट आएगी। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है?
cos थीटा का इंटीग्रेशन सब जानते हैं sin थीटा होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन सब जानते हैं sin थीटा होता है, राइट। फिर sin थीटा जब होता है तो उसकी अपर लिमिट प्लस अल्फा लिखेंगे, लोअर लिमिट माइनस बीटा लिखेंगे। तो ये देखो ये आ जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कुल मिला के मैंने b की ये वैल्यू लिख दी। अब आपका ये रिजल्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। कुल मिला के हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या डेराइव हुआ, ये डेराइव हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, है ना। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, है ना। मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, वो आपका रिजल्ट है। तो अब देखिए ये जो समरी है, इस रिजल्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, है ना। इस रिजल्ट का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। देखिए कुछ एप्लीकेशंस मैं करके बताना चाह रहा हूँ आपको। इस बहुत सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के एक चीज ये हो गई, हेंस मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। Hence magnetic induction due to a finite current carrying wire, तो ये ऐसे आएगा फाइनाइट करंट कैरिंग वायर कि आपका जो B है उसको आप लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, आपको ये डायग्राम आपके दिमाग के अंदर अच्छे से रच बस जाना चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग के अंदर ये डायग्राम रहना चाहिए। अगर ये डायग्राम जरा सा भी आपके दिमाग से हिला तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये आपका एंगल बीटा है और ये आपका एंगल अल्फा है ना। ये डिस्टेंस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अगर आपको ये चीज ध्यान में है तो फिर आपका सही है। एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, आपको डायरेक्शन पता लगानी है। कुछ नहीं करना, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, अंगुलियां अपने आप घूम के डायरेक्शन बता देंगी। जैसे अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन चाहिए तो थंब आप ऊपर रखिए, आपको डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम इसके जो है ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ हम एक दो सवाल कर लेते हैं और 2-3 सवाल आपको देते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इस पर बेस्ड, और आप लोग देखेंगे उसको। मान लीजिए कि आई एम हैविंग अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हैविंग अ करंट आई विद इन इट। तो देखिए मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे सभी बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखेंगे। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, तो ए इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं एक करंट फ्लो कर देता हूँ। तो मैंने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में करंट फ्लो कर दिया आई। ये करंट कहाँ से आया, आई करंट कहाँ से आया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, हमें कोई मतलब नहीं इससे। आई करंट कहाँ से आया इससे हमें कोई मतलब नहीं। करंट डालने वाले ने डाला होगा किसी तरीके से, हो सकता है बीच में कोई सेल लगा दिया हो, ऐसा भी कर सकता है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस करंट फ्लो हो रहा है। तो a current I is flowing in a triangular frame. A current I is flowing in a equilateral triangular frame. You want to calculate magnetic field intensity at the center of the triangle. मुझे सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर B वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो I want B at center of equilateral triangle. क्वेश्चन ये है B at center is what? तो देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं किसी भी एक वायर के लिए
एक वायर के लिए सेंटर से डिस्टेंस पता लगा लेता हूं। तो किसी भी एक वायर के लिए सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है? सेंटर से डिस्टेंस होती है a/2√3। ये आप सबको पता है, सेंटर से डिस्टेंस होती है a/2√3। जब ये सेंटर से डिस्टेंस a/2√3 होती है, जरा यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना ऐसे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना। तो ये एंगल हो गया कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब मैं यहां पर B1 कैलकुलेट कर रहा हूं। B1 इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन साइड ऑफ करंट कैरिंग ट्राइंगल। वन साइड ऑफ करंट कैरिंग ट्राइंगल। हाँ जी, एक साइड के कारण, अकेली वन साइड के कारण बी चाहिए हमको पहले, फिर हम दोनों साइड का बाद में कर लेंगे। पहले एक का तो निकाल दें, तो मैं एक का निकाल दे रहा हूं। फॉर्मूला मेरा वो है μ0I/4πr। फॉर्मूला R बराबर कितना? a/2√3 साइन अल्फा। साइन 60 डिग्री, साइन ये भी 60 डिग्री है, दोनों 60 डिग्री है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अब आप चेक करिए खुद, सो प्लीज चेक करिए इसको। √3/2 प्लस √3/2 √3 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास में रिजल्ट आने वाला है। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं 3μ0I/2πa। ये आपका आया है B1। B1 इज बिकॉज ऑफ वन वायर। सो व्हाट विल बी B total? B total at the center। तो B total at the center will be 3 times of B1। 3 times of B1। ओके, कैसे है 3 times of B1? आपके 3 वायर हैं, तीनों में करंट जो है वो इस तरह बह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। अभी मैं करके बता देता हूं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9μ0I/2πa। यह आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, ये तीनों जो है ना, इनको मैंने ऐड किया। क्यों किया? इसका कारण समझिए। देखो, इट इज माई राइट हैंड। आप मेरे राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन देखना। सबसे पहले ये ऊपर वाली साइड है ना, तो आई एम लुकिंग एट द करंट ऑफ जस्ट दिस अपर साइड। तो ये आपका थंब है, इस थंब के लिए करंट किधर होगा? इनवर्ड। थंब के लिए करंट किधर होगा? इनवर्ड, राइट। इस थंब के लिए करंट किधर होगा? इनवर्ड। इस थंब के लिए करंट किधर होगा? इनवर्ड। तीनों के लिए करंट किधर होगा? इनवर्ड। जब इनवर्ट करंट होगा, इसका मतलब तीनों के कारण भी जुड़ेगा। अगर किसी एक के कारण भी आउटवर्ड होता तो हम उसको घटा देते। इसका मतलब तीनों के कारण भी जुड़ेगा, ये वाला, करेक्ट। इसको हम कहेंगे इनवर्ड। दिस इज व्हाट? इनवर्ड साइन। ये जब ऐसे क्रॉस लगा दिया जाता है, इसका मतलब दिस बी वेक्टर इज इनवर्ड, करेक्ट। चलिए, अब देखिए, एक सवाल हम और कर रहे हैं। रेगुलर पेंटागन, ध्यान दीजिए, रेगुलर पेंटागन की बात करूंगा मैं, है ना। सो लुक एट द पेंटागन। स्क्वायर वाली बात फिर आप अपने आप करेंगे, रेगुलर हेक्सागन की बात भी आप अपने आप करेंगे। फिलहाल मैं रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूं, है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक अ वेरी गुड डायग्राम। पेंटागन, हाँ जी, ये रेगुलर पेंटागन है। आप चेक करो, ये ए है, ए है, ए है, ए है और ये ए है, करेक्ट। अब आप ध्यान देंगे कि ये आपका सेंटर है रेगुलर पेंटागन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये साइड ए है और मैं इसको यहां से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, या यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ओके, तो बताइए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा प्लीज? हाँ, ये वाला एंगल चाहिए मुझे।
रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूं, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एंगल? मेरे को लगता है ये एंगल 36 डिग्री आएगा। आप लोग चेक करिए कि मेरी बात सही है कि गलत। ये एंगल 36 डिग्री आएगा। ये डिस्टेंस मैं r मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? r। तो मैं यहां पर कहूंगा कि टेंजेंट 36 डिग्री इट इज इक्वल टू a/2 अपॉन r। टेंजेंट 36 डिग्री a/2 अपॉन r। तो बेटा r कितना आ जाएगा? r आ जाएगा a/2 टेंजेंट 36 डिग्री। a/2 टेंजेंट 36 डिग्री है ना, ये आपका r आएगा a/2 टेंजेंट 36 डिग्री। अब मैं यहां पर करंट ले रहा हूं, तो सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, हमने जानबूझ के ऐसे करंट की डायरेक्शन ले ली है ना। हाँ, कोई नियम नहीं बना हुआ है कि आप करंट की डायरेक्शन ऐसे लें वैसे लें, आपको तो बस लेनी है डायरेक्शन। फिर आपके डायरेक्शन के हिसाब से वो भी वैल्यू की डायरेक्शन भी आएगी, बी की डायरेक्शन भी। अब मैं लिख रहा हूँ b1 इज बिकॉज ऑफ वन साइड, बिकॉज ऑफ वन साइड 4 पाई वो सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। हमारा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, r की जगह लिख रहे हैं a/2 टेंजेंट 36 डिग्री। ये आपका ये आ गया। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 36 डिग्री सब 36 डिग्री, तो इसका मतलब साइन अल्फा भी 36 डिग्री है, साइन बीटा भी 36 डिग्री है। ये आपका b1 आ गया, ये आपका b1 आ गया। तो जरा चेक करिए आप, b1 को मैं लिखना चाह रहा हूं म्यू नॉट आई साइन 36 डिग्री टेंजेंट 36 डिग्री, टेंजेंट 36 डिग्री अपॉन पाई ए, पाई। ये आपका b1 आया। अब आप b टोटल निकाल दीजिए, तो b टोटल जो आएगा वो 5 टाइम्स ऑफ b1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ b1। तो 5b1 इज म्यू नॉट आई साइन 36 डिग्री टेंजेंट 36 डिग्री अपॉन पाई ए, ये आएगा। ये आपका 5b0 आ गया, करेक्ट। ये आपका पेंटागन वाला आ गया। इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप। ये आपका करंट बह रहा है ना, तो थंब इधर रखिए, थंब। अब देखिए थंब इसको आपने ऐसे रख दिया, वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इधर से इन आएगा और उधर से आउट आएगा। आप देखिए यहां से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आउट आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, ये आएगा आपका आउटवर्ड। अब आप देखिए, इसको मैं एक तरीका और बताता हूं। अगर एक लूप दिया हुआ है आपको, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, आप एक तरीका और बताता हूं जो आपका डायरेक्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या करें, अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको आप करंट की डायरेक्शन में घुमा देंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो जब करंट डायरेक्शन में घुमाए तो थंब जो है इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपका ट्रायंगल था तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था, यहाँ पर आपका ये था तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, राइट। अलग अलग के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आपको करना है घर से। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ और आपको घर से करना है, हैं? हम फिर जो है उसको डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग के अंदर, जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे उसको। सभी क्वेश्चंस जितने भी मैं दे रहा हूं उनमें आप बायो-सवार्ट्स लॉ काम में लेंगे। प्लीज लुक और यार ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहां से करंट आई ने एंट्री किया, प्लीज ध्यान दीजिए, करंट आई ने एंट्री किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
वायर इक्वल है सारे, सभी वायर्स का रेजिस्टेंस सेम है ना। तो आप ध्यान दो, है ना, स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, है ना, सब सेम है, सब सेम है। अगर यहां से करंट आया और यहां से करंट आई एग्जिट कर जाता है, तो सपोज करंट आई इज कमिंग एंड यहां से करंट आई एग्जिट कर गया। अब यहां पर करंट I1 आएगा और यहां पर करंट I2 आएगा, बिल्कुल यहां करंट I1 आएगा, यहां करंट I2 आएगा। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे पता करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। इसके अलावा देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में डू योर सेल्फ के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्वायर का और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको किसका, रेगुलर हेक्सागन का। वो तो आप करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ऑल्सो, है ना, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ आपको पूरा करना है अपने आप, ठीक है। हम उसको जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे डू योर सेल्फ के क्वेश्चन को। ये आपका हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज आर, है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपका स्क्वायर है और रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर ऑफ द स्क्वायर इज स्मॉल आर, तो स्मॉल आर ही है ना। साइड ए है, साइड आप ए ले लीजिए, साइड आप ए ले लीजिए। यहां पर भी स्क्वायर की साइड ए है। अब ध्यान दीजिए, आपने यहां पर एक करंट आई को भेजा और इस करंट आई को यहां से एग्जिट आउट कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहां से करंट आई आया और यहां से एग्जिट आउट हो गया आई करंट, है ना। इसका मतलब यहां पर करंट I1 आएगा और यहां पर करंट I2 आएगा। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना। बायो-सावर्ट्स लॉ काम में लेना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला सेम है। देखिए बायो-सावर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला आया था करंट कैरिंग फाइनाइट वायर के लिए, वो यही है, न्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपका फार्मूला है, ये आपको काम में लेना है पूरा। इसी से ये सब आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और इस तरह से कर देते हैं, ध्यान दो, है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, यहां वाले जो वायर है, आप समझने की कोशिश करिए। ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। दिस वायर इज लिटिल थिकर, ये थिक है वायर, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। ये जो वायर है यहां पर, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है। दिस इज ऑल्सो थिक वायर। ये थिक वायर है, करेक्ट। थिक वायर है, इसका मतलब इस वायर की थिकनेस डबल है। तो मैं कहता हूं कि ये साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है। आप समझिए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब मैंने इसमें करंट आई फ्लो किया, ओके। यहां पर करंट I1 आएगा, यहां पर करंट I2 आएगा और यहां पर करंट I एग्जिट आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे करंट I1 आया, यहां करंट I2 आया और यहां पे करंट I एग्जिट आउट हो गया। ये I1 हो गया, ये I1 हो गया। अब ध्यान दो, आप क्या होगा, आपको सेंटर पर B की वैल्यू निकालनी है। सेंटर पर किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अब इसी तरीके से मैं एक सवाल और दे रहा हूं आपको। आप देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड
ए, तो साइड ए है। यहां पर जो ये वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 टाइम्स है। ये थोड़ा मोटा वायर है बेटा, हाँ एकदम मोटा वायर है ना, ये वायर मोटा है। इसी तरीके से ये वाला वायर भी मोटा है यहाँ पर, है ना, हाँ मोटा वायर है। ऊपर वाला वायर पतला है ना। फिर देखिए ये यहाँ पर भी वायर मोटा है, तो आप चेक करेंगे मोटे वायर को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो वायर ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, 3A है, 3A है, करेक्ट। मैं यहां से करंट आई एंट्री कराना चाहता हूं और यहां से करंट आई को एग्जिट करना चाहता हूं। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये आई है और ये I1 होगा, ये I2 होगा, है ना। वो कोई से भी को भी एक को आप I1 I2 मान लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट। वहां आपका एग्जिट आई हो जाएगा, करेक्ट। आपको सेंटर पर B की वैल्यू चाहिए। एक बार सभी सवालों को आप वापस समझ लीजिए, क्या क्या सवाल हैं। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड A है, करंट I ने एंट्री किया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I2 यहाँ आया, I2 यहाँ आया ना, यहाँ पे I एग्जिट आउट हो गया। ईच रेजिस्टेंस स्मॉल r है वायर में, ओके। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चाहिए, ओके। ये I1 है, ये I2 है। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चाहिए और क्या चाहिए, वो इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, जो भी आए। यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ सिचुएशन बदल डाली है। सिचुएशन क्या बदल डाली है कि है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ये वायर पतला है और ये वायर मोटा हो गया। आप जानते हैं मोटा वायर होने से क्या हो जाता है, मोटा वायर होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। आपको R बराबर रो L अपॉन A पढ़ाया गया था, ठीक है, समझ गए। R बराबर रो L अपॉन A पढ़ाया गया था। यहाँ पर भी ऐसा ही आपको ध्यान देना है, आपको सेंटर पर निकालना है। इसके अलावा फॉर्मूला चार्ट में आपके डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको पूरा करना है, करेक्ट। बाकी बातें हम कल करेंगे, राइट, हाँ जी। तो कल हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ठीक है।